हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। सो बेसिकली आज हम फार्माकोलॉजी को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, या मैं कहूँ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। और इसका आज हम फर्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। सो बेसिकली जो चैप्टर है वो कहना क्या चाह रहा है, इसके बारे में देख लेते हैं हम। सो बेसिकली जो हमारा जीआई सिस्टम है, इसके अंदर कई बार कुछ कंडीशंस या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसके कारण हमें कुछ मेडिकेशंस या फिर ड्रग्स लेनी पड़ती हैं। और वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि पेशेंट को नोज़िया हो गया, वोमिटिंग हो गई, या फिर उसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर उसे बार बार में डायरिया हो रहा है, एसिडिटी हो गई। तो इन सब चीज़ों में कौन कौन सी मेडिकेशंस हैं जो कि वर्क करती हैं। और जो हमारा जीआई सिस्टम है, ये बेसिकली 3 फंक्शंस के ऊपर काम करता है। ये बेसिकली जो भी हमने फूड इंजेस्ट किया है, उसको सबसे पहले तो ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर, या मैं कहूँ उसको डाइजेस्ट करता है। फिर उसके बाद में एब्जॉर्ब करता है, जो भी हमने फूड इंजेस्ट किया है उसको ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब करेगा, और फाइनली जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करता है। अब इसके बाद में हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सो जो सबसे पहले है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द जीआई सिस्टम, यानी कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि जीआई सिस्टम के ऊपर वर्क करती हैं। सो इसके अंदर जो सबसे पहली ड्रग है दैट इज़ एमेटिक्स, यानी मैं कहूँ एमेटिक ड्रग्स। सो जो हमारी एमेटिक ड्रग्स हैं वो इंड्यूस कराती है वोमिटिंग को, और मैं कह भी सकता हूँ कि ये ट्रिगर कराती है वोमिटिंग को। बेसिकली किसी भी पेशेंट ने कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस या फिर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस अगर इंजेस्ट कर लिया, तो उस चीज़ को एमेटिक्स जो हैं वो एक फोर्सफुल एक्सपल्सन के थ्रू स्टमक से माउथ के थ्रू बाहर निकालती हैं, तो वही हमारी वोमिटिंग कहलाती है। यानी कि फोर्सफुल एक्सपल्सन ऑफ द स्टमक कंटेंट फ्रॉम द माउथ, ये हमारी डेफिनेशन हो गई वोमिटिंग की। अब उसके बाद में जो हमारी सेकंड ड्रग है दैट इज़ एंटी एमेटिक्स। जो हमारी एंटी एमेटिक ड्रग्स हैं ये इनहिबिट करती हैं वोमिटिंग को, ये बेसिकली वोमिटिंग को रोकती हैं। और जो एमेटिक्स हैं वो इंड्यूस कराती है वोमिटिंग को, यानी वोमिटिंग कराती हैं। और ये जो हैं एंटी एमेटिक्स, ये वोमिटिंग को रोकती हैं, या मैं कहूँ वोमिटिंग को इनहिबिट करती हैं। यानी पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, तो वो उस केस के अंदर हम एंटी एमेटिक ड्रग्स सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। फिर उसके बाद में जो हमारी तीसरी ड्रग्स हैं वो है लैक्सेटिव्स। जो हमारी लैक्सेटिव्स हैं वो ट्रीट करती हैं कॉन्स्टिपेशंस को। जो कॉन्स्टिपेशन है इसके अंदर हार्डनिंग हो जाती है स्टूल की, तो उस केस के अंदर जो लैक्सेटिव्स हैं वो काम करती हैं। फिर उसके बाद में जो हमारी फोर्थ ड्रग है दैट इज़ एंटी डायरियल ड्रग्स। जो हमारी एंटी डायरियल ड्रग्स हैं ये कंट्रोल करती है डायरिया को। डायरिया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो हमारा स्टूल है उसके अंदर लूजनिंग हो जाती है, यानी लूजनिंग ऑफ स्टूल हो जाती है। और जो वोटरी जो हमारा स्टूल है वो पास होता है दिन में 3 बार या फिर उससे ज़्यादा अगर पास होगा, तो वो कंडीशन डायरिया की कहलाती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी डायरियल मेडिकेशंस देते हैं पेशेंट को। फिर उसके बाद में जो फिफ्थ जो हमारी ड्रग्स है वो है एंटा एसिड एंड एंटी अल्सर ड्रग्स। ये बेसिकली ट्रीट करती है एसिडिटी को। अगर मान लो किसी पेशेंट के अंदर जो HCl है वो ज़्यादा बनने लग गया और वो ईसोफेगस के अंदर आने लग गया, तो बेसिकली एसिडिटी कंडीशन को कोज कर देता है, और उस कंडीशन को ट्रीट करती हैं एंटी एसिड ड्रग्स। और जो एंटी अल्सर हैं, यानी कि जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसके अंदर हमारी म्यूकस लेयर होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है स्टमक लाइनिंग को। अगर कई बार जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सही से ना बने, तो जो हमारा जो HCl है वो बेसिकली हार्म कर सकता है स्टमक की लाइनिंग को। सो बेसिकली उस केसेस के अंदर एंटी अल्सर ड्रग्स दी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे अल्सर फॉर्म हो सकते हैं। और अगर रेगुलर अगर कॉन्टैक्ट रहेगा HCl का स्टमक लाइनिंग से, तो वो बेसिकली ट्यूमर की कंडीशन को भी कोज कर सकती है। तो इन केसेस के अंदर हम एंटा एसिड या फिर एंटी अल्सर ड्रग्स देते हैं। बेसिकली GERD को भी प्रिवेंट करने के लिए हम ये ड्रग्स दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एमेटिक्स की। सो अब हम जानेंगे एमेटिक्स की डेफिनेशन या फिर उसके पर्पज़ क्या क्या हैं। सो द एमेटिक्स आर द ड्रग्स दैट इंड्यूस वोमिटिंग बाय स्टिमुलेटिंग द वोमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन। बेसिकली जो एमेटिक्स हैं वो ऐसी ड्रग्स हैं जो कि वोमिटिंग कराती हैं, या तो वो जो ब्रेन के अंदर जो वोमिटिंग सेंटर है उसको स्टिमुलेट करती हैं। बेसिकली जो ये वोमिटिंग सेंटर है मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर होता है, उसको उसको स्टिमुलेट करवा के ये बेसिकली वोमिटिंग कराती हैं। या फिर ओवर इरिटेटिंग द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, या फिर जो हमारा GI ट्रैक है या फिर स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट करा के ये बेसिकली वोमिटिंग कराती हैं एमेटिक ड्रग्स। फिर उसके बाद में है दीज ड्रग्स आर यूज्ड टू रिमूव इंजेस्टेड टॉक्सिक सब्सटेंसेस और पॉइजन्स फ्रॉम द स्टमक बिफोर दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम।
और ये जो हमारी जो ड्रग्स हैं ये बेसिकली यूज़ करी जाती हैं रिमूव करने के लिए कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर पॉइज़न को स्टमक के अंदर, यानी कि स्टमक के अंदर हमारी कोई भी पॉइजनस चीज़ अगर चली गई है या फिर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस अगर चला गया है तो उसको भी रिमूव करने के अंदर हम एमेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो एब्जॉर्ब होगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर तो बेसिकली ये पॉइजनस कंडीशन कोज कर सकती है ओवरऑल बॉडी के अंदर और ब्लड के अंदर। सो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम एमेटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं जो कि वोमिटिंग को ट्रिगर करती है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसके अंदर कह रहा है व्हेन आर द एमेटिक्स यूज्ड। एमेटिक ड्रग्स कब यूज़ की जाती हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि एमेटिक ड्रग्स कब यूज़ की जाती हैं। सो फर्स्ट केस के अंदर अगर किसी पेशेंट को या फिर पर्सन को पॉइजनिंग हो गई है तो उस केसेस में हम यूज़ करेंगे इन द केस ऑफ पॉइजनिंग। सो द व्हेन ए टॉक्सिक सब्सटेंसेस इज इंजेस्टेड, यानी कि अगर पर्सन ने कोई भी पॉइजनिंग सब्सटेंस अगर इंजेस्ट कर लिया हो या फिर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस अगर इंजेस्ट कर लिया हो या फिर इनटेक कर लिया हो माउथ के थ्रू, तो उस केसेस में हम एमेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। देन द सेकेंड वन इज़ ड्रग ओवरडोज, यानी कोई भी मेडिसिन का अगर किसी भी पेशेंट ने ओवरडोज ले लिया हो तो उस केस के अंदर भी हम एमेटिक ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ ए पेशेंट कंज्यूम एक्सेसिव मेडिकेशन, अगर पेशेंट ने एक्सेसिव अमाउंट में मेडिकेशन ले ली हो तो उस केस के अंदर भी हम बेसिकली एमेटिक ड्रग का यूज़ कर सकते हैं। देन द थर्ड वन इज़ एक्सीडेंटल इंजेक्शन, अगर पेशेंट ने अगर कोई भी पर्सन है या फिर ये बेसिकली लागू होता है कि किसी भी स्मॉल चिल्ड्रन ने एक्सीडेंटली स्वेलो कर ली हो हार्मफुल मेडिकेशन, अगर कोई भी चिल्ड्रन है उसने अनजाने में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस इंजेस्ट कर लिया हो या फिर इनटेक कर लिया हो माउथ के थ्रू, तो उस केस के अंदर भी हम एमेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद में टाइप ऑफ एमेटिक ड्रग्स, यानी कि जो हमारी एमेटिक ड्रग्स हैं ये कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारी हैं वो है सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स। जो हमारी सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स होती हैं ये स्टिमुलेट करती है वोमिटिंग सेंटर को मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली स्टिमुलेट करती है जो हमारा वोमिटिंग सेंटर होता है मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर, जो कि एक ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन के अंदर भी बेसिकली एक ब्रेन स्टेम का पार्ट है, उसको स्टिमुलेट करा के ये वोमिटिंग को इंड्यूस करती हैं। ठीक है, और जो हमारी दूसरी है वो लोकली एक्ट करती है, इसीलिए इसका नाम है लोकली एक्टिंग एमेटिक्स। ये बेसिकली इरिटेट करती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को या फिर हम कह सकते हैं स्टमक की लाइनिंग को और इंड्यूस कराती है वोमिटिंग। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक्स की। दीज ड्रग्स एक्ट ऑन द ब्रेन्स वोमिटिंग सेंटर प्राइमरली स्टिमुलेटिंग द डोपामिन रिसेप्टर। सो बेसिकली ये जो हमारी सेंट्रली एक्टिंग एमेटिक ड्रग्स होती हैं ये बेसिकली जो ब्रेन के अंदर वोमिटिंग सेंटर होता है उसके अंदर जो डोपामिन रिसेप्टर हैं उनको स्टिमुलेट कराती हैं और उसके थ्रू ये वोमिटिंग को इंड्यूस करती हैं। बेसिकली जो वोमिटिंग सेंटर है ये हमारा बेसिकली मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि एक पार्ट है ब्रेन स्टेम का। और इसके अंदर डोपामिन रिसेप्टर हैं उनको ये स्टिमुलेट करती है और फाइनली लीड कराती है वोमिटिंग को। सो इसका जो एग्जांपल्स हैं वो है एपोमोर्फिन। सो जो हमारी एपोमोर्फिन ड्रग है ये मेनली यूज़ होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, ये लोकली यूज़ नहीं होती क्योंकि ये कंट्रोल करती है वोमिटिंग को और बेसिकली ये डॉक्टर्स के द्वारा ही प्रिस्क्राइब करी जाती है। फिर उसके बाद में ये स्टिमुलेट कराती है डोपामिन रिसेप्टर्स को इन द ब्रेन ट्रिगरिंग वोमिटिंग और वोमिटिंग को ये ट्रिगर कराती है। अब अगर हम एपोमोर्फिन की डोज़ की बात करें तो अडल्ट के अंदर 6 mg और जो चिल्ड्रन के अंदर 0.05 mg पर kg देते हैं IM के थ्रू, यानी कि 0.05 mg वेट के हिसाब से, यानी कि अगर किसी बच्चे का वेट है 8 kg तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 mg से, तो ये कितना हो गया 0.40 mg। तो 0.40 mg हम चिल्ड्रन को IM यानी इंट्रामस्कुलर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जो सेकंड वन है दैट इज़ लोकली एक्टिंग एमेटिक्स। इसके बाद में हम बात करते हैं लोकली एक्टिंग एमेटिक्स की। जो हमारी लोकली एक्टिंग एमेटिक्स हैं दीज ड्रग्स वर्क बाय इरिटेटिंग द स्टमक लाइनिंग लीडिंग टू वोमिटिंग। ये बेसिकली काम करती है स्टमक लाइनिंग को स्टिमुलेट करती हैं, या फिर मैं कहूँ गैस्ट्रिक म्यूकोसा वाली जो लाइनिंग होती है स्टमक लाइनिंग भी हम जिसे कहते हैं उसको स्टिमुलेट करती है और वोमिटिंग कराती है। अब इसके अंदर हमारा जो एग्जाम्पल है वो है इपैक सिरप या फिर हम जिसे कहते हैं इपैक्वेना। ये बेसिकली सिरप की फॉर्म में आता है इसीलिए हम इपैक सिरप भी इसे कहते हैं। फिर उसके बाद में यूज़ इन माइल्ड पॉइजनिंग केसेस, ये बेसिकली माइल्ड पॉइजनिंग केसेस के अंदर यूज़ होता है और समटाइम हम घर पे भी यूज़ इसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इरिटेट करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा को
और कोज़ करता है वोमिटिंग। फिर उसके बाद में अगर हम इपेक्स सिरप की डोज़ की बात करें तो अडल्ट के अंदर ये 15 to 20 ml ले सकते हैं और चिल्ड्रन के केसेस में 10 to 15 ml प्रिस्क्राइब किया जाता है और इन्फेंट के अंदर 5 ml ओरली दिया जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या हैं एमेटिक ड्रग्स के, यानी किस किस केसेस के अंदर जो एमेटिक ड्रग्स हैं वो नहीं लेने, इसी का मतलब होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब उसमें देखते हैं तो सबसे पहले एसिडिक और एल्कलाइन पॉइजनिंग, यानी कि किसी भी एसिडिक कंडीशन में, यानी कि अगर पेशेंट ने कोई भी एसिडिक चीज़ या फिर कोई भी एल्कलाइन चीज़ या फिर किसी भी टाइप की ब्लीच अगर इंजेस्ट कर लिए तो उस केसेस के अंदर हम जो एमेटिक ड्रग्स हैं उनका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये वोमिटिंग कैन कोज सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग। क्योंकि इस केसेस के अंदर जो हमारी हमारी जो एमेटिक ड्रग्स हैं वो वोमिटिंग तो कोज करा देंगी, लेकिन वो सीवियर इंटरनल बर्न्स यानी कि इंटरनल बर्न कोज कर सकती हैं, इसलिए हम एमेटिक इस केसेस के अंदर नहीं देंगे। फिर उसके बाद में अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर उसे सीजर की कोई कंडीशन है या फिर एपिलेप्सी कंडीशन है या फिर वो प्रॉपर होश में नहीं है, तो उस केसेस के अंदर भी हम जो हमारी एमेटिक ड्रग्स है उनको यूज़ नहीं करेंगे। रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, इस केसेस के अंदर जो पेशेंट के अंदर एस्पायरेशन का रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये बेसिकली जो हमारी विंड पाइप है उसके अंदर जो वोमिटिंग है वो जा सकती है और चोकिंग की कंडीशन भी कर सकती है पेशेंट के अंदर। फिर जो तीसरी कंडीशन है जिसके अंदर हमें एमेटिक ड्रग्स का यूज़ नहीं करना, वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पॉइजनिंग। रिस्क ऑफ एस्पायरेशन निमोनिया, इस केस के अंदर एस्पायरेशन निमोनिया की कंडीशन हो सकती है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमारे कौन कौन से, जैसे हमारा कैरोसिन हो गया, गैसोलीन हो गया, तो अगर ये सारी चीज़ें भी अगर पेशेंट ने इंजेस्ट कर ली तो उस केसेस के अंदर भी हम प्रिस्क्राइब नहीं करते एमेटिक ड्रग्स, क्योंकि ये एस्पायरेशन निमोनिया कर सकते हैं, बेसिकली लंग्स के अंदर जाके निमोनिया की कंडीशन कोज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।